नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस के 80 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने किसी तरह आज का ये 80 क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो इसमें से आपका 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और अभी इसी वक्त आपको तो विश्वास होगा नहीं, विश्वास कब होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, तब आपको पता चलेगा कि काश हम पूरा क्वेश्चन को क्लियर कर लिए रहते। कहीं से भी जाकर के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। और अगर याद होगा तो सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या फिर दक्षिणी पथ? ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और आपको पता भी होगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पढ़ा दिया गया होगा। तो आपका कमेंट क्या आ जाएगा? तो आपका कमेंट आएगा कि सर हो जाएगा रेशम मार्ग। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग हो जाएगा, और यही करेक्ट हो जाएगा। आपको इसी वक्त याद कर लेना है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर से, ठीक है। पूछा जाएगा कि चौरा, ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी होगा, आपको पता भी होगा कि जब चौरा चौरी कांड हुआ था तब महात्मा गांधी क्या हो गए थे, उससे एकदम मतलब कि बमक गए थे, उनको गुस्सा आया था, और गुस्सा के मारा मतलब कि गुस्सा के कारण क्या किए? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। क्या किए? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, बंद कर दिए। ये आपको तो पता होगा। तो जल्दी से आप लोग दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बता दीजिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरीका से आपको अंत तक बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल या फिर 1 मई या फिर 1 जून या फिर 1 जुलाई? इसे आप किसी भी तरह याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपका कमेंट क्या आ जाएगा? तो आपका यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना, 1 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको लिखते चलना है सारे क्वेश्चन को, और ये अंत तक जरूर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद था। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 है या फिर 9 है या फिर 8 है या फिर 10 है? ये भी भाई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसे आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, याद कर लीजिएगा। अभी वर्तमान समय में, पहले आप कमेंट में बताइएगा। तो कमेंट में आप बताइएगा तो बता रहे हो कि सर यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी कहने का मतलब है अभी वर्तमान में जो है ना 8 को केंद्र शासित प्रदेश है भारत के। याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का सी बोल देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पूछा जाएगा कि सूचना अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में? आज हम इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको ये क्वेश्चन का जवाब पता है? आप कहिएगा जी सर पता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि सूचना अधिकार संबंधित कानून 2005 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। आपको 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना होगा। याद होगा जब आप जहां पे कहीं भी पढ़ते होंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बता दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा भाई, देख लीजिएगा। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए बनाया गया शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या फिर सुकरात? किसने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया एक शासन प्रणाली है? तो आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि ये अब्राहम लिंकन का जवाब है। अब्राहम लिंकन कहा था। एक बार 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बोल दीजिए। तो आप लोग कहिएगा जी सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई कहीं भी पढ़ते हो ना, कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जाकर के बाद में पछताइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के द्वारा संशोधन प्राप्त है? 72वां या फिर 73वां या फिर 74 या फिर 75? यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बहुत मजेदार है, और ये याद रखने के भी लायक है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंचायती राज जो संस्था को है ना, पंचायती राज संस्था होता है, उसको संवैधानिक दर्जा जो है ना किस संविधान के, मतलब की अगर बात करें किस संविधान के हिस्सा से मिला है, किस शोधन से प्राप्त हुआ है, तो अभी आप याद कर लीजिएगा 73वां। क्या हो जाएगा? 73वां हो जाएगा। यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है।
ठीक है, याद हो जाएगा, जल्दी से याद कर लीजिए। अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, या फिर इनमें से सभी है। अब भारत में लोकतंत्र की, ठीक है ना, भारत में लोकतंत्र की सफलता का मतलब कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या बाधा बनता है, क्या बाधा बनता है, लोकतंत्र क्यों सफल नहीं होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो आपका बस एक ही जवाब आएगा कि सर हम जानते हैं कि भारत में अगर बात करें लोकतंत्र की सफलता का जो बाधा बना है ना, वो अशिक्षा भी हो जाएगा, गरीबी भी हो जाएगा, बेरोजगारी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आपको भी इनमें से सभी याद कर लेना है, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? बिहार शरीफ, या फिर राजगीर, या फिर गया, या फिर बंगा। ये भाई अभी आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 9 का करेक्ट आंसर। तो आपका यही जवाब आएगा कि सर रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ पर है? राजगीर में है, याद कर लीजिएगा। 9 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है, और वहां जाकर के इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या कर देना है? ऑप्शन बी को भर देना है। आप कहिएगा सर ऐसा क्वेश्चन आएगा? जी सर यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछेगा कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, ये आपको बताना है। आप क्या जवाब दीजिएगा? आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, यानी कि 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगे। तो आपको 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोल देना है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। इस क्वेश्चन को भाई हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से, या फिर नरौरा बांध से। आप क्या जवाब दीजिएगा? 11 का करेक्ट आंसर। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप कहिएगा सर गोविंद जो सागर है कृत्रिम जलाशय, वो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ये भाई हमेशा याद रखना, बोले ना हमेशा याद रखना। 11 का करेक्ट आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपके मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, या फिर मध्य प्रदेश। ये नहीं पता है तो कहीं से भी जाकर के पता कर लीजिए, कहीं क्यों जाइएगा, यहीं आ जाइए। पहले 12 का करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग। आप कहिएगा कि सर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि हम जानते हैं सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण वाला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे 12 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए याद कर लेना है। एक बार बोल दीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोल दिए, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा भाग है, मतलब कि पूर्वी है, दक्षिणी है, उत्तरी है, या फिर पश्चिमी है, कौन सा भाग है जो सर्वाधिक सूखा है, जिसमें सुखाड़ ज्यादा होता है? आप क्या कहिएगा? 13 का करेक्ट आंसर। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं दक्षिणी बिहार। क्या हो जाएगा? दक्षिणी बिहार सूखा है। ये पहले जा करके आप कंप्लीट कर लीजिए और 13 का सी बोल दीजिएगा, ठीक है। और इसमें और आता है कि बिहार का कौन सा जो भाग है ना, वो बाढ़ से ग्रस्त रहता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सब क्लियर कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये तो भाई जरूर पूछेगा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। आप क्या जवाब दीजिएगा? 14 का करेक्ट आंसर बता सकते हैं? जी सर हम बता सकते हैं। क्या जवाब दीजिएगा? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। 14 का करेक्ट आंसर क्या बताना है सर? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित कर दिया गया? संघीय शासन, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, या फिर अधिकनावाद। ये आप अभी इसी वक्त इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ये लिख करके दे देता हूं, यहाँ पे लिख लीजिए। ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद कर लीजिएगा 100%। क्या पूछे, हम क्या बोले भाई साहब कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसका हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। सही बोल रहा हूं ना जी? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और जा करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूस की बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कैरेक्सी ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, या फिर स्टालिन ने।
नवंबर 1917 को कौन सा मतलब कि क्रांति हुआ था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर बुल्शेविक क्रांति कब हुआ था, बुल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यहाँ देख रहे हो ना कि मतलब कि रूस में बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये टाइप के क्वेश्चन भाई कंप्लीट होना चाहिए। 16 का क्या करेक्ट आंसर बताइएगा। आप ये अगर सर हम जानते हैं कि लेनिन ने किया था, बुल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। आपको 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। एक बार जल्दी से आप लोग बोल दीजिए सर 16 का सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी CSO या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर वित्त विभाग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। सबसे पहली चीज यहाँ पे तो मैं ऑप्शन यहाँ पर बी को सबसे पहले ही काट दूंगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, पैसा छापना, नोट जारी करता है। तो 17 का बता दीजिए, ऑप्शन बी को छोड़ करके 17 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा सर जी। सर यहाँ पे 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा CSO। अच्छा CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आपको भी याद कर लेना है। आपका कमेंट आ रहा है कि सर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और आपके कमेंट के हिसाब से हम बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है या फिर बिहार है। इस क्वेश्चन को अभी इसी वक्त कंप्लीट करो, और ये तो जानते भी है ना, आप जानते भी है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्या कमेंट आएगा आपका, 18 का करेक्ट आंसर। आपका कमेंट आ रहा है कि सर हम जानते हैं बिहार हो जाएगा, बिहार इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और ऑप्शन डी याद कर लेना है। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य बताना है, मनोरंजन या फिर समाज सेवा या फिर परोपकार या फिर जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का क्या है भाई साहब, क्या उद्देश्य है। आपका कमेंट आएगा कि सर आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो जीविकोपार्जन है। क्या है, जीविकोपार्जन है। आपको 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बताना है। याद नहीं था, अभी याद कर लीजिए। कहा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य, अगर बात करें ना, मुख्य उद्देश्य है जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन को अभी इसी वक्त कंप्लीट करो, जो बोल रहा हूं ना वो करो, जो बोल रहा हूं वो करो। कहा जा रहा है क्या भाई साहब, क्या कहा जा रहा है, आप क्या जवाब दीजिएगा। पहले 20 का करेक्ट आंसर, तो आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना जी, दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। फिर अगला कमेंट बताइएगा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति या फिर इनमें से सभी। और 21 का आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए। कौन जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, कर्ज दीर्घकालीन तक देता है। आप एक सर कृषक महाजन नहीं होगा। आप क्या जवाब दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर। आप प्राथमिक कृषि करते ये होबे नहीं करेगा, इनमें से सभी होबे नहीं करेगा, यानी कि भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक क्या करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी कि बहुत लंबे लंबे समय तक क्या करता है, भूमि मतलब कि आपको पैसा दे देगा, और बहुत लंबे समय तक आप उसका पैसा का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लौटाना तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण नियम कब मनाया जाता है। 22 का एक बार मैं देखूंगा आप लोगों का कमेंट। जी सर देखिए देखिए, क्योंकि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार आपको भी बोल देना है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लीजिए कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या फिर अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नकरण का क्या कारण हो सकता है, क्या है भाई साहब, आप क्या जवाब दीजिएगा। तो आपको पता है तब ना आप कमेंट में बता रहे हो, आपको सब पता है तब ना बता रहे हो कि सर यहाँ पे आ जाएगा अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा। आपको 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। एक बार बोल देना है कि सर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में। आपका क्या कमेंट आएगा, जल्दी से देख लेता हूं, आप भी कमेंट कीजिए भाई। देख रहे हो ना, देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा, 24 का करेक्ट आंसर। आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है, हमने भी याद किया था।
याद कर लीजिए भाई, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्या बताइएगा 25 का करेक्ट आंसर। सर 25 का करेक्ट आंसर तो मैं बता दूंगा, थोड़ा देर रुकिए, चलिए मैं रुक रहा हूँ। तो आपका कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट आ रहा है कि भारत में, बिहार में जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रख लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिएगा, इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, काली मिट्टी जो होता है ना कपास के लिए बहुत उपयोगी होता है, ये तो आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सोपानी कृषि प्रचलित है, ये तो आप उल्टा पढ़ लियो ना। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, पतंजलि को, सरक को, सुश्रुत को या फिर इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेद का जनक, ठीक है, आयुर्वेद का जनक बताइए। अब आयुर्वेद का जनक तो आपको पता होगा नहीं, बट देखिए एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो इसका मैं आपको जवाब बता दूंगा, सीधा तर आपको याद कर लेना है, ठीक है ना जी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है तो चरक को बोला जाता है। आयुर्वेद का जनक किससे बोला जाता है, चरक को बोला जाता है। और ये उपवेद का एक पार्ट है, ठीक है, उपवेद 4 प्रकार का होता है, आयुर्वेद होता है, ठीक है, नहीं अथर्ववेद यहाँ पे नहीं है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद है, ठीक है। अथर्ववेद रहता तो वेद का भेद था, लेकिन उपवेद का भी 4 भेद होता है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधवेद और स्थापत्य, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, 15%, 20%, 18% या फिर 7%। अब बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र, अगर बात करें ना बिहार में कितना प्रतिशत जंगल है, क्या जवाब दीजिएगा, 27 का करेक्ट आंसर। आपके जवाब के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे, आप बोल रहे हो कि सर 7% हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, आपको 15 नहीं बोलना है, 7 बोलना है, क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो 7% क्षेत्र में क्या है, वन है, जंगल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नाइट, अवरक, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर। लौह युक्त खनिज यहाँ पे बताना है, क्या बताइएगा, 28 का करेक्ट आंसर, 28 का करेक्ट आंसर बताइए। लौह युक्त, लौह युक्त क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखिएगा भाई सब, अभ्रक उभ्रक बक्साइड उक्साइड चूना पत्थर कुछ ना होगा, ये कुछ ना होगा, यहाँ मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। लौह युक्त अवस्था यहाँ पे पूछा है, लौह युक्त अवस्था जहाँ से लोहा प्राप्त होके, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे घटिया कोयला है, एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या फिर पीट है। सबसे घटिया कोयला ये आप जानते हो, बस आपको बताना है, बता दीजिए जल्दी से। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कमेंट आ रहा है, आपका जो कमेंट आया वो बिल्कुल राइट है, बट सभी लोग एक जैसा बता दीजिए कि सर पीट हो जाएगा, सबसे घटिया कोयला पीट होता है, और सबसे बढ़िया कौन होता है, एंथ्रासाइड होता है, याद रख लीजिएगा। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, रबर, गन्ना, जौ या फिर चाय। किसे नहीं रोपा जाता है, रोपण फसल कौन नहीं है, 30 का बताइए करेक्ट आंसर। किसे नहीं रोपा जाता है, रोपण फसल नहीं है, ये आप हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, हम इसका करेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, इसीलिए क्योंकि भाई इतना इजी क्वेश्चन तो आपको बनता है ना, याद होना, ठीक है जी। अब ये मत कहिए कि सर बता ही दीजिए, बता ही दीजिए, एक 4-5 क्वेश्चन दूंगा जो आपको बताना पड़ेगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूं है, मकई है, जौ है या फिर धान है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, 31 का करेक्ट आंसर बताइए। अब देखिए, आपसे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि इतना इजी है और आप जानते भी नहीं है, ठीक है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल अगर पूछ देगा कौन है तो धान हो जाएगा, ठीक है, धान हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा, बट ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कर पूछ देता है, ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि जारी है, ठीक है ना जी, कृषि की जाती है, 50, 60, 80 या फिर 36.5, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप अनामून में 36.5 बता दीजिएगा का, तो आप लोग अनामून में 36.5 नहीं बताइएगा, क्योंकि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है तो आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा ये, बट आज से पता हो जाएगा 60%। बिहार में 60% क्षेत्र में जो है कृषि कार्य की जाती है। आपको 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बोलना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या फिर इनमें से सभी। संचार सेवाओं का
संचार सेवाओं का अंग संचार सेवा कौन हो जाएगा? आपके हिसाब से क्या बनेगा 33 का करेक्ट आंसर? तो आपके हिसाब से तो सब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है समाचार पत्र हो गया, चाहे टेलीफोन हो गया, चाहे टेलीविजन हो गया, ये सब संचार का ही एक अंग है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, जवाब दीजिएगा कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर इनमें से सभी। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक बताना है। मानवीय पूंजी निर्माण का जो प्रमुख जो प्राइम घटक है वो क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो आप कहिएगा जी सर इसमें भी अगर हम बात करें तो मानव पूंजी के हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा, आवास यानी घर हो जाएगा, शिक्षा प्रशिक्षण सब हो जाएगा, यानी आपको भी करेक्ट आंसर इसका क्या याद कर लेना है? ऑप्शन डी याद कर लेना है। और एक बार बोल भी देना है कि सर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिएगा, ठीक है। ठंडी का मौसम है, थोड़ा तो बनता है ना। बताइएगा 36 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि अगर बात करें हरित क्रांति तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ये सब चीज जानते हो ना, तो आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या फिर राष्ट्रपति? ये तो आप जानते हो, इसका आंसर आपके पास होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया, पहले भी बताया, 4-5 बार बता रखा हूं और ये एग्जाम में 7-8-10 बार पूछा जा चुका है। तो आप याद कर लीजिएगा क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्टकट में RBI, शॉर्टकट में अगर पूछ दे RBI बोल दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या फिर कृषि प्रधान? बिहार राज्य क्या है? बिहार राज्य क्या है, चाहे भारत क्या है, ये सब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहिएगा कि बिहार जो है चाहे भारत जो है एक कृषि प्रधान है, ठीक है ना जी। कृषि प्रधान, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 38 का आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी बोल देना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारे रहन सहन को कौन जो है ना किस स्तर का जो अगर बात करें तो प्रभावित करता है, कौन सा स्तर? 39 का करेक्ट आंसर बताइए। तो आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं, हमको पता है कि प्रति व्यक्ति आय जो है ना हमारे रहन सहन पर प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है। याद नहीं होगा, आज से याद कर लिए इसी वक्त से। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, बिहार में कितने जिले हैं? 32, 34, 36 या फिर 38? ये भाई 2020 में पूछा गया था, 2020 या फिर 21 के फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले हैं। ये आपको पता है? आप कहिएगा सर जी हमको पता है। 48 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। आपका कमेंट क्या आ जाएगा भाई साहब? आप अगर पढ़ते हो ना पढ़ते हो तभी भी आपको पता होगा, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद कर लीजिए अभी इसी वक्त। अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण? इस क्वेश्चन को खोजने में बहुत मुश्किल लगा है, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन आया है, तो बहुत मेहनत कर लीजिए आप भी और बता दीजिए करेक्ट आंसर। तो आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और ये 12th में अगर बात करें ना, 12th में ये आपके हिंदी में भी है संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जिसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1969 में बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में, 70 में, 1971 में, 72 में? आपका जवाब, आपका आंसर आप ही बताइए। इस क्वेश्चन में तो उल्टा सीधा हो गया, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें मतलब कि इफेक्ट भरा है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिएगा, तो 1-2 हो जाता है, 70-80 में 1-2 मिल जाता है वैसा, ठीक है। 43 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर केरल में? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका करेक्ट आंसर भर दीजिए लिख करके, और आज के बाद इसका टेंशन नहीं रखना है। आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि भारत की अगर बात करें तो राजस्थान ऐसा राज्य है ना जहां से मतलब कि अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 43 का एक बार बोल दीजिए करेक्ट आंसर कि सर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नांकित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? आपको हम उस दिन बताए थे
निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का केंद्रीकृत बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। 46 का आप लोग जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए कि भारत का केंद्रीकृत बैंक कौन है, यानी सीधा समझो ना, पैसा जारी कौन करता है? आप ये सर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एक मार्क, स्कू मार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को दो मतलब कि अगर बात करें तो रिपीट ऐसा किया गया है जैसे किसी को पता ना चले, जैसे किसी को पता ना चले। यहाँ पे कहा जा रहा है ना, उस दिन आपको बताए थे कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने के लिए हम लोग एक मार्ग का प्रयोग करते हैं। उस दिन आपको बोले थे, याद है? आज याद होगा, उस दिन बताए थे कि अगर बात करें खदानों की शुद्धता को मापने के लिए एक मार्ग का, ठीक है, और सोना चांदी को मापने, सोना को मापने के लिए हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में, है ना, अगला देखिएगा, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको तो पता होगा, हम बताएंगे तभी भी खुश, नहीं बताएंगे तभी भी खुश, क्योंकि पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र को बोला जाता है, इसको प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। इसको द्वितीय क्षेत्र और इसको तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि तीन कष्टीय प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, या फिर उद्योगपतियों पर। ये सब क्वेश्चन जो है ना भाई, कहाँ से लाया गया है ये आप खुद नहीं जान सकते हो, ठीक है। ये आप क्लास 10 के कोना कोना में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए 49 का करेक्ट आंसर। आप नहीं बता पाइएगा और बता दीजिएगा तो कोई कोई आदमी बता देंगे कि किसानों पर, तीन कठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस मतलब कि किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मंटी समिति, या फिर चेम्सफोर्ड समिति। 50 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा आप लोग? तो याद कर लीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति बैठाया था। कति बैठाया था? हंटर समिति। 50 का आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन ही याद करना है। अगला देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या फिर गुजरात में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप बताइए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आप क्या जवाब दीजिएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? आपके जवाब को सुनना चाहूंगा, आपको भी तो पता होने से क्या थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप जवाब दे दीजिएगा, हमें तो पूरा विश्वास है, बट यहाँ का क्वेश्चन बता देते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था। आपका कमेंट ये भी आना चाहिए कि सर वो बिहार के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे, याद कर लीजिएगा। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में है, नवादा में है, मुंगेर में है, या फिर नालंदा में है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। आपका कमेंट आएगा कि सर ये जो है नवादा जिले में है। नवादा जिले में। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, या फिर चीन? बिहार के बगल में बताइए कौन सा देश है? आप कीजिएगा सर हम जानते हैं, बिहार के बगल में नेपाल है। बिहार के बगल में नेपाल है, यानी कि 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन की सरकार क्या होता है? जिसमें बहुत सारा मिल करके बनाया जाता है, ठीक है ना, बहुत सारा मिल करके बनेगा, बहुत सारा सरकार मिल करके। तो गठबंधन की सरकार के लिए बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, क्या होनी चाहिए? बहुदलीय व्यवस्था। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लिख देना है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका कमेंट आएगा कि सर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीयकरण आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1970, 1975, 1977, या फिर 1980? सब क्वेश्चन को याद नहीं करना, लेकिन सोशल साइंस के इस क्वेश्चन को याद कर लेना कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। 56 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा आप लोग?
तो पहले आपका जवाब सुनूंगा। आपका जवाब आया कि सर 1975। क्या रियल में हो जाएगा? क्या रियल में हो जाएगा? जी सर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, उपकेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आप याद कर लीजिए, ये फिक्स है। यानी आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसमें कोई झंझट नहीं रहता है। आपदा प्रबंधन पढ़ लो 2 दिन 1 दिन में समझ लो, बस बात खत्म। तो 57 का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए कि सर यहाँ हो जाएगा अधिक केंद्र। क्या हो जाएगा? अधिक केंद्र हो जाएगा। यानी कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है अधिक केंद्र। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। सुनामी किससे संबंधित है? सुनामी कहाँ पर आता है? आप लोग आकाश में आता है सुनामी? सुनामी आकाश में आता है? आप कहिएगा सर नहीं आता है। तो 58 का करेक्ट आंसर बताइए। सर 58 का करेक्ट आंसर आपका आया कि सर सुनामी समुद्र से संबंधित है। रियल में? जी सर रियल में समुद्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मतलबे के नीचे दबे लोगों का पता चलाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा या फिर माइक्रोफोन। अभी ये जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना, 2-3 क्वेश्चन पहले से, वहां से आप स्टार्ट कर दीजिए याद करना, क्योंकि याद कर दीजिएगा तो आपके एग्जाम में ये फिक्स हो जाएगा। तो 59 का करेक्ट आंसर भाई साहब क्या बताइएगा? आप कहिएगा सर मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना। यहाँ से 1 नंबर बनता है, फिक्स है, जानो ना जानो फिक्स है। 60 का करेक्ट आंसर बताओ, कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना नहीं, बम विस्फोट नहीं, भूकंप। जी सर भूकंप हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 60 का फाइनली ऑप्शन सी एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिएगा, आगे बढ़ जाएंगे। जी सर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 और क्वेश्चन है, ज्यादातर तो है नहीं क्वेश्चन। निम्न में कौन खनिज खरीफ फसल है? गेहूं, धान, जौ या फिर बाजरा। आपको सबसे पहले चीज यहाँ पे तो 2 ऑप्शन हटा देता हूँ, गेहूं व धान में बताइए खरीफ फसल कौन है? आपका कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल जायज आना चाहिए कि सर खरीफ फसल यहाँ पर हो जाएगा धान। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण है, डेयरी विकास है, बांध रख रखाव है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? क्या जवाब दीजिएगा? 62 का करेक्ट आंसर। 62 का आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास है। क्या है? डेयरी विकास है। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर पूछेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1942 या फिर 1945। ये क्वेश्चन को अभी इसी वक्त रटो। अगर हमको 20 बार इसको बताना पड़ेगा ना तो 20 बार बता देंगे, लेकिन भाई एक ही बार में समझ जाओ ना, क्यों हमको ज्यादा बार बुलवाएगा? क्यों बुलवाएगा सर? 63 का ऑप्शन बी, 63 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 64 नंबर का जवाब दीजिएगा, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या फिर कोलकाता में? 64 का बताओ भाई करेक्ट आंसर। आप कहिएगा सर भारत में पहली सूती मिल, भारत में पहली सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था, मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या फिर मेजनी। बता दीजिए जल्दी से करेक्ट आंसर। 65 का क्या आ जाएगा भाई? 65 का आप लोग जवाब दीजिएगा कि सर बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाएगा बिस्मार्क, और इटली का हो जाएगा, यंग यूरोप का संस्थापक पूछेगा तो मेजनी बोलेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बोलेगा तो मेटरनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे अक्सर। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870 या फिर 1871 ईस्वी में? अभी सिर्फ फ्रैंकफर्ट की संधि से 2 क्वेश्चन पूछा, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 क्वेश्चन पूछा। जान जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो याद होगा, अभी आपको बताया 1871 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। ये हमारे मिस्टेक से नहीं, ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन था तब हम लाए हैं। ये मिस्टेक से नहीं कि सर मिस्टेक हो गया होगा, 1-2 बार क्वेश्चन ला दिए होंगे, नहीं। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? असम को, मुंबई को, बिहार को, पटना को। ये तो जानते होंगे ना, इस क्वेश्चन को अपना से ऐड किया हूं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। याद कर लीजिएगा। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग 67 का एक बार बोल दीजिए सर, 67 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था?
इनकलाब जिंदाबाद करो या मारो, फूट डालो और शासन करो, या फिर वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो बताइए उसमें प्रसिद्ध नारा क्या चल रहा था, क्या बताइएगा? आप लोग इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। हमसे सब क्वेश्चन पूछिएगा तो ऐसा बात थोड़ी है कि सब हम बता देंगे। भाई बता दीजिएगा, ये मिस्टेक हो जाएंगे, हम ना बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। 59 नंबर है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? हाँ हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, इस क्वेश्चन को बिना कंप्लीट किए नहीं जाना, ठीक है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को याद कर लो, याद था तभी भी 5 बार रटो, याद ना था तभी भी 5 बार रटो, ये दास कैपिटल याद कर लीजिएगा। अगला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1920 या फिर 1947? ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना पूछे तो ऑप्शन यहाँ पर सी, मतलब कि 1920 बोलना है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो मैंने वहां आपके कमेंट को देखा, और जब देखा कमेंट को तो पता चला कि सर 1885 में होता है। और एक बार 1857 की क्रांति आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या फिर कोलकाता में? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पहला प्रयोग कहाँ किया था? 71 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। सर आपका कमेंट यही आया भाई कि चंपारण में किए थे, चंपारण जिले में किए थे गांधी जी। भारत के सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण जिला में किया था। 71 का याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह गीता का प्रयोग, ये तो हो गया। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ है? भारत में, जापान में, चीन में या फिर अमेरिका में? सबसे पहले पैसा कहाँ पे आया? सबसे पहले पैसा कहाँ पे आया? तो आप कहिएगा सर चीन से, चीन से आया था। 72 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी याद कर लेना है। और एक बार बोल दीजिए भाई, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे लंबा बांध है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध या फिर नरोड़ा बांध? भारत में सबसे लंबा बांध बता दीजिए। 73 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। आपका कमेंट आ रहा है कि सर 73 का ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा। अगला आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस खनिज को, है ना, उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना को, तांबा को, लोहा को या फिर मैग्नीज को? बताइए किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? और ये 74 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ये कंप्लीट कर लीजिए। तो 74 का आप करेक्ट आंसर क्या बताइएगा? सर हमको याद है लोहा को, है ना, लोहा को खनिजों का जननी कहा जाता है, अभी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस? अभी कोयला का प्रकार 4 गो होता है, 4 गो में से 2 गो क्वेश्चन यही है, सबसे घटिया और सबसे सर्वोत्तम, यानी कि सबसे बढ़िया। तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा भाई? अभी आपको बताया ना कि एंथ्रासाइड हो जाएगा, एंथ्रासाइड हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 75 का ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में या फिर छपरा में? गंडक परियोजना कहाँ पर है? गंडक परियोजना जल्दी से बता दीजिए, आपका कमेंट आएगा कि सर हम जानते हैं कि गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, यानी कि 76 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी बोल देना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला दो देखिएगा भाई साहब, अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? किसमें जो है ना सर्वाधिक वन क्षेत्र है? कहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल है? आपका कमेंट क्या आएगा? आपका कमेंट आ रहा है कि सर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहलवा तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर में, मुंगेर में, बंका में या फिर मुजफ्फरपुर जिला में? कहलवा तापीय विद्युत परियोजना, इसे आप अभी इसी वक्त, थोड़ा टाइम लगेगा बट रख लीजिएगा, थोड़ा मतलब कि 10-20 सेकंड पहले पीछे करके, ठीक है। तो 78 का करेक्ट आंसर पहले आप बताइएगा तो बता दीजिए, नहीं बताइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भागलपुर में है, कहलवा तापीय विद्युत अगर परियोजना है, कहलवा गांव में, कहलवा जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, सूखे के लिए उत्तरदायी है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी की क्रिया? सूखे के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सूखे के लिए उत्तरदायी कौन है? तो सूखे के लिए एक ही तो चीज उत्तरदायी है,
कि सर वर्षा की कमी, बरसात नहीं होगा तो सूखा का कमी होगा, नमी हो जाएगा, सूख जाएगा, खेत सूख जाएगा, अनाज नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन भाई देखिएगा कि बिहार में कौन सा मतलब कि क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है। अभी आपको बोले ना, अभी पूछा था बिहार का कौन सा मतलब कि जिला, मतलब कि कौन सा भाग वहां पे सूखा था, और यहाँ पे आपको बताया ना कौन सा बाढ़ग्रस्त है। बिहार से 2 क्वेश्चन देखे ना। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। तो 80 का पहले आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर उत्तरी बिहार हो जाएगा, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज मैंने टोटल 80 क्वेश्चन बताया। अगर ईमानदारी पूर्वक इसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन याद होगा ना, तो आपको सोशल साइंस से डरना नहीं है, ठीक है। 50 मात्र क्लियर होगा तो, अब 50 से कम होगा तो थोड़ा मेहनत कीजिए और याद कीजिए, एग्जाम 1 महीना में होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये 80 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।